नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आईटी पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग अपने डेफिनेट इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि बहुत सारे बच्चे मैथ्स को एंजॉय कर सकें। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 तक ऑलरेडी हमने कवर किया था। पिछली क्लास में हमने 11 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप वो क्लास ज़रूर मिस किए होंगे। तो वो अगर क्लास आपकी मिसिंग है तो उसको ज़रूर देखें, और जो बच्चों ने देखा है उस क्लास को उससे कॉन्फिडेंस मिल गया होगा कि हाँ, अब हमारे से क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन के हो रहे हैं। तो अब हम लोग करते हैं अपना, लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी 7 जिसको P7 लिख देते हैं। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है और आप ऐसे लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ फॉर पीरियोडिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज़ फॉर पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन। जैसा कि बच्चों हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं वो क्या होता है, सर्टेन इंटरवल के बाद उनका बिहेवियर रिपीट करता है। तो इसमें क्या चालाकी होती है कि आप एक इंटरवल में पूरे फंक्शन को एनालाइज कर लीजिए और फिर इसको जितने पीरियड लेंथ के लिए चाहिए उससे आप जनरलाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको 5 लूप में एरिया अगर हमें 5 लूप की एरिया निकालनी है और एक लूप की एरिया हमें मालूम है कि 2 है और पाँचों लूप की एरिया ये भी इन्फॉर्मेशन पता है कि सेम है, तो पाँचों को इंडिविजुअल निकालना तो बेवकूफ़ी होगी। क्या करेंगे, एक का निकालेंगे और मल्टीप्लाइड बाई 5 कर देंगे जिससे आंसर आ जाएगा 10। तो ये वही करते हैं प्रॉपर्टीज़ फॉर पीरियोडिक फंक्शन। तो जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स हैज़ पीरियड कैपिटल टी, दैट इज़, मतलब मैं ये लिख रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी की वैल्यू किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो इसमें 5 प्रॉपर्टीज़ खुद होती हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है कि 0 से n टाइम्स टी अगर रहे एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको आप n को बाहर कर सकते हैं और 0 से t है ना, जहाँ पे n अपना इंटीजर है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। दूसरा कि इसी को एक्सटेंड कर देते हैं m टाइम्स t से n टाइम्स अगर t रहे f ऑफ x डी एक्स, तो इसको लिखते हैं n माइनस एम टाइम्स 0 से t f ऑफ x डी एक्स, जहाँ पे अगेन m और n क्या हैं, इंटीजर्स हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। तीसरा होता है इसमें, है ना, देखो क्या होता है ना कि हमने देखा है कि इसकी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो फिर कहोगे सर क्यों बता रहे हो, क्यों बता रहे हो। तो उसका रीज़न ये है कि फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी ना, नहीं तो कहोगे कि सर ने प्रॉपर्टी उड़ा दिया प्रॉपर्टी का, पीरियोडिक फंक्शन का। तो इसलिए हम उड़ाना नहीं चाहते, उसको प्रॉपर्ली करना चाहते हैं बच्चों, तो आराम से करते हैं। देखो मेरे को भी पता ही नहीं है, लेकिन मैं भी ऐसे सोच के 5 है ना, उनको ये हो गया 0 से n टाइम्स टी, m टाइम्स टी से n टाइम्स टी। अब चलते हैं 0 से, जैसे एक होता है n टाइम्स टी से n टाइम्स टी प्लस a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसमें आपका ये हो जाता है 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जहाँ पे a आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है और अगेन n अपना इंटीजर है। अब अगला है n टाइम्स टी से n टाइम्स टी प्लस a से n टाइम्स टी प्लस b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर। और यहाँ पे भी m आपका n है ना, n इंटीजर हैं और a और b कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। और लास्ट एक जो बच गया वो आपका है, वैसे है a से a प्लस n टाइम्स t एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो दिस इज़ n टाइम्स 0 से t एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना। कोई भी पहले बाद में लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ये 3 के बाद ये 4 नंबर आएगा, है ना, रोमन वाले को हटा देते हैं, ये 1 2 है ना, इसको हटाते हैं 3 4 और इधर 5। अब देखो ऐसे लिखने को तो लिख दिए, लेकिन हमने देखा है कि इसकी भी कोई ज़रूरत पड़ती उड़ती है नहीं, है ना। आप लोग भी फॉर्मेलिटी कर लो आराम से, कॉपी पे लिखो, कॉपी थोड़ा सुंदर दिखेगी तो लगेगा, दूसरे देखेंगे तो कहेंगे बच्चा पढ़ाई कर रहा है ना। वैसे भी इसकी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, उसको मैं प्रूफ के समय समझा दूंगा। प्रॉपर्टी नंबर 7 में हमने बताया पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज़, और इसमें क्या बोला बताओ इसमें,
तो इसमें हमने कहा कि अगर फंक्शन का पीरियड कैपिटल टी है तो 0 से n टाइम्स टी को हम लोग 0 से t लिख के n टाइम्स कर देंगे, m टाइम्स टी से n टाइम्स टी को 0 से t लिख के n माइनस m कर देंगे, n टाइम्स टी से n टाइम्स t प्लस a रहे तो हम इसको फाइनली 0 से ही लिखेंगे, n t प्लस a से n t प्लस b रहे तो a टू b ही लिखेंगे, और a से a प्लस n t रहे तो a मीनिंगलेस हो जाता है। अब मैं एक ही करके इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना, और आप ध्यान से देखिएगा। तो देखो इसको क्या करना है, इसके लिए हम बराबर एक ही एग्जांपल देते हैं जो सबसे आसान होता है। आप क्या करिए, एक पीरियोडिक फंक्शन को एनालाइज कर लीजिए और उसी तरह से बाकी सब करिए। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये चीज़ें लिखी रहेंगी क्योंकि हमें भी देख ही रहे थे ना, बिना देखे ही लिख रहे हैं। तो एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं इन पांचों प्रॉपर्टी को, है कि नहीं। और जैसे इनका प्रूफ भी होता है प्रॉपरली, कुछ को रिलेट करेंगे, कुछ को डायरेक्ट कर देंगे, है ना। तो देखिए ध्यान से देखो, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ले लिया मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स, सबसे आसान एग्जाम्पल। तो यहाँ पे पीरियड इसका होता है पाई। तो अगर मैं कहूँ कि जैसे मान लीजिए पहला जो हम लोगों ने लिखा था कि 0 से 4 टाइम्स पाई की वैल्यू निकालनी है मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स। तो आपको इतना तो बताया जा चुका है कि ये अलजेब्राइक एरिया है। तो अगर 0 से 4 पाई देखोगे तो ये एक इस तरह से लूप बनेंगे, है कि नहीं, 3 और ये 4, ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 4 पाई, है ना। और ये होता है 1, इस तरह से y और ये x। ये तो जस्ट एज ए रेफरेंस लाइन के तौर पे बनाया है हमने। तो इन्हीं सब की एरिया निकालना चाहते हो ना, ये निकालना चाहते हो, ये निकालना चाहते हो, इसको निकालना चाहते हो, इसको निकालना चाहते हो। कॉमन सेंस क्या कहता है आपका, क्या कहता है कॉमन सेंस? कहोगे कि सर ये तो देखने में लग रहा है कि सभी एरिया इक्वल हैं बाई सिमेट्री। तो क्या, तो एक को निकालो और 4 टाइम्स कर दो। तो दिस इज़ 4 टाइम्स 0 से पाई मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स डी एक्स। और ये बच्चों हम लोग को मालूम है मॉड 0 से पाई में ये कैसे ब्रेक होगा, साइन एक्स डी एक्स। और इसको निकालेंगे तो इसकी एरिया 2 आती है, तो 4 × 2 आ जाएगा आपका 8 के इक्वल। यही हमने लिखा था। जैसे 0 से 4 रहता, 0 से 5 रहता तो क्या करते, 5 बाहर करते, 0 से 6 रहता तो 6 बाहर करते, 0 से n रहता तो ये 0 से n टाइम्स और पीरियड कैपिटल टी होता तो क्या बाहर करते सिमिलरली। तो आप कहोगे सर n बाहर कर देते, ये 0 से t लिखते एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। अच्छे से देख लीजिए फर्स्ट को कैसे किया मैंने, इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। नो डाउट बच्चों आप कह सकते हो कि सर ने एक एग्जाम्पल लिया है, स्पेसिफिक एग्जाम्पल, जनरलाइज कैसे करेंगे। तो यार ये तो कॉमन सेंस है ना, कि जैसे एक पीरियोडिक फंक्शन जिस तरह से बिहेव कर रहा है वैसे ही सभी करेंगे। बाकियों ने क्या कोई गुनाह किया है क्या? तो नहीं, गुनाह नहीं किया है मेरे दोस्त, लेकिन इसके बाद भी हम एक को एनालाइज कर रहे हैं। और सबसे आसान वाला एक तो या तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखते हैं या तो आपका साइन एक्स। मोस्टली हमारे फंक्शन जो होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन जो होते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ही पीरियोडिक कहते हैं। तो हमने उसी का जानबूझ के एग्जाम्पल लिया है। तो पहला मैं मान के चलूँ, अब सेकेंड वाले को देखो इसी से प्रूव करेंगे, है ना। एज्यूमिंग दैट फर्स्ट इज मेमोराइज वी कैन प्रूव द प्रॉपर्टी नंबर 7। तो मैं इसको अब हटा रहा हूँ और आपके सामने ही प्रूव कर रहा हूँ, है ना। इसको मैं हटाता जाऊँगा एकदम फ्रेशली, आप देखते जाइए, है ना। क्या होगा, थोड़ा बोर्ड मिटाने वाली प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपके सामने, है कि नहीं। लाइव क्लास में तो बोर्ड मिटाता ही मैं। अब आप सोच रहे हो कि सर लाइव कब आएंगे, पहले थोड़ा बहुत पूरा तो कर लें। देखो दूसरा जो है m टाइम्स टी से n टाइम्स टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ा था कि m टाइम्स टी से 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, और 0 से n टाइम्स टी लिख सकते हैं। फिर हमने ये पढ़ा, इसको पहले लिख देते हैं 0 से n टाइम्स टी। और ये भी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर यहाँ लिमिट एक्सचेंज करेंगे तो एक माइनस साइन आ जाएगा, है कि नहीं। अब हमने अभी रिजल्ट पढ़ा है कि इसको n टाइम्स 0 से t एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, और माइनस m टाइम्स 0 से t इसको एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो ये आप ध्यान से देखो, तो ये जो इंटीग्रल है आपका, ये n माइनस m बाहर आ गया, और ये 0 से t एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यही आपको लाना था। ध्यान से देखो क्या किया, नहीं समझ में आया, आएगा
देखो कैसे, m टाइम्स टी से n टाइम्स टी है तो m टाइम्स टी से 0 करो। अरे ये तो पढ़ा था प्रॉपर्टी नंबर 3, नहीं पढ़ा था क्या? पढ़ा था ना, तो उसी को अप्लाई करिए। तो m टाइम्स टी से 0 गए, 0 से n टाइम्स टी गए, इसको फ्लिप कर दिया, फ्लिप मतलब एक्सचेंज किया तो एक माइनस साइन आया बाई प्रॉपर्टी नंबर 2। और फिर आप प्रॉपर्टी नंबर जो 7वां है उसका पहला पार्ट अप्लाई कर दीजिए और आप चिल मारिए यार, है कि नहीं? तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 2 का हमने एक्सप्लेन कर दिया, है ना। अब इसको मिटाते हैं, इनका हो गया काम। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए क्या है ना। सबको समझा देते हैं, कुछ को रिलेट कराएंगे और कुछ को इस तरह से कर देना। वैसे सबके प्रॉपर प्रूफ भी होते हैं, इन प्रूफ का क्या करेंगे? कोई प्रूफ थोड़े पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, पूछा जाता है क्या प्रूफ? डिराइव एंड स्टेट एंड प्रूफ डॉट प्रोडक्ट, ऐसा तो मैथ में आता नहीं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तीसरा देखो क्या है, n टाइम्स टी से n टाइम्स a रहे। जैसे मान लीजिए पिछले एग्जाम्पल के लिए ही 4 पाई से 4 पाई प्लस पाई बाई 3 रहता और यहाँ मॉड्यूलस ऑफ साइन x रहता, तो क्या करते? तो कहते कि सर एक बार पहले वो ग्राफ बना दीजिए फिर से, और इस तरह से डब्बे डब्बे बना दीजिए, 1 2 3 4, और थोड़ा आगे भी बढ़ना है तो ऐसे 5 कर दीजिए। ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, है कि नहीं? यहाँ तक सही है। अब क्या होगा, 4 पाई से 4 पाई प्लस पाई बाई 3, मतलब कुछ ऐसे ही होगा ना एक प्रकार से। देखो तो ये होगा, ये जो पॉइंट है ये 4 पाई प्लस पाई बाई 3 हो सकता है। तो आप कहोगे कि सर ये जो एरिया है इसको हम लोग यहाँ पे ही तो प्रोजेक्ट करके निकाल सकते हैं, ये पाई बाई 3 करके ये जो एरिया है ये तो दोनों सेम आएगी। तो यहाँ पे कूद के जाना, उससे अच्छा यहीं पे निकाल लो आप। तो सीधे सीधे आप कहोगे कि सर इसको लिख दीजिए 0 से पाई बाई 3 मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स डी एक्स, और ये क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, 0 से पाई बाई 3 साइन एक्स डी एक्स, तो इसका माइनस कॉस एक्स होता है, और ये 0 से पाई बाई 3 तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2 विच इज़ 1/2। क्लियर? पता चला? क्या पता चला? तो कहोगे कि सर n टाइम्स से n टाइम्स टी से n टाइम्स कैपिटल टी से n टाइम्स कैपिटल टी प्लस a रहे तो उसको 0 से a कर लिया जाएगा, और इस तरह से हमने जैसे इसके लिए किया है। और a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब इसमें शिफ्टिंग अलाउड है। जो आपको आगे की एरिया निकालनी है ना उसको पीछे ले जाके कहीं प्रोजेक्ट करके आप निकाल सकते हैं। तो दैट इज़ द पॉइंट मेरे दोस्त। और सिमिलर आपका 4th भी प्रॉपर्टी है। तो ये मेरे ख्याल से 3rd समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिएगा। ऐसे हवा में कहानी सुनेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। एग्ज़ाम ऐसा तो है नहीं वायरस की पेन लाके और स्पेस में देंगे, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अरे वायरस मतलब 3 इडियट वाले वायरस की बात कर रहा हूँ, कोरोना वायरस नहीं। कई तो कोरोना के चक्कर में पड़े हैं कि कोरोना के फिर से नाम लेने लगे। कोरोना महाराज को अब जाने का समय हो गया है, वो जल्दी से जल्दी जाएं और हमारे बच्चों को फ्री करें। बेचारे तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, सब खेल कूद नहीं पा रहे हैं। अरे भाई इसको क्यों मिटाया कि n टाइम्स, देखो ये क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल हम लोग को 4 पाई प्लस पाई बाई 3 से ये 4 पाई प्लस पाई बाई ये 6 से लिख देता हूँ, पाई बाई 3 मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स डी एक्स करना था। तो अगेन जैसे मैंने पिछला बताया है उसी तरह से आप जा सकते हैं। ये 1 2 3 4 5, तो ये कुछ ऐसे होगा। तो इसको आप क्या करो, इधर प्रोजेक्ट कर दो, है ना, सिमिलर। अब तो समझ ही गए होगे ना। ये क्या है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना रहा हूँ। 4 पाई प्लस पाई बाई 6 एंड दिस इज़ 4 पाई प्लस पाई बाई 3। तो आप कह सकते हो सर ये पाई बाई 6 से पाई बाई 3 कर दो ना चुपचाप। तो उसी को मैंने A to B लिखा है। तो दिस इज़ पाई बाई 6 से पाई बाई 3 मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डी एक्स। क्लियर? और अगला है आपका एग्जाम्पल 5 कि अगर आपको मान लीजिए पाई बाई 3 से 4 पाई प्लस पाई बाई 3 लिखना होता तो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डी एक्स, तो आप क्या करते हैं उसको मैं अलग से दिखा देता हूँ बच्चों ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो,
है ना। पूरा अच्छे से बनाइए, 10 बार बनाना ही पड़ेगा ना, समझने के लिए तो हम लोग 20 बार बना सकते हैं। देखो ध्यान से, ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, तो ये पाई बाई 3 से मतलब यहाँ से जा रहे हैं, ये काउंट कर रहे हैं, ये पाई बाई 3, ये पूरा काउंट किए, ये पूरा काउंट किए, ये पूरा काउंट किए, और यहाँ तक गए 4 पाई प्लस पाई बाई 3 तक। तो आप कहोगे कि सर जो उधर नहीं, ये जो छोड़ रहे हैं आप, ये वाला पार्ट, वही चीज़ यहाँ एक्स्ट्रा काउंट कर रहे हैं, है ना। ये दोनों क्या हैं, सेम है ये दोनों। तो आप कह सकते हो कि ये बेवकूफ़ी होगी छोड़ना, और जैसे ही इसको यहाँ प्रोजेक्ट करेंगे तो ये पहला केस हो जाएगा। और पहला केस ये कहता है कि सर 4 लूप कंप्लीटेड हैं और 0 से पाई मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई, इसका आंसर तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीरियोडिक फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको कितनी प्रॉपर्टी याद रखनी है, कहोगे कि कुछ नहीं याद रखना है, बस ये याद रखना है कि कैसे पीरियोडिक फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, और ये एरिया से रिलेटेड है। जैसे भी आपको एरिया मिलेगी, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये सब कभी बोर्ड वोर्ड में आएगा नहीं। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना डेफिनेट इंटीग्रेशन में, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन बाई लिमिट एज सम, जो आज की क्लास में हम कवर कर देंगे, वहीं सिर्फ बोर्ड में है। ये सब बोर्ड में बहुत रेयर ही आएगा, लेकिन याद रखिए, क्या पता गलती से उड़ता उड़ता आ जाए, है ना। तो पांचों अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर रखा है। अब हम लोग क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो लिखिए क्वेश्चन। देखिए हमने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, 0 से 100 e की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस देख के कि ये है कहाँ का। मतलब देखो मैं तरीका बताता हूँ, जैसे आप कहोगे कि सर स्टूडेंट लेवल पे हमें कैसे पता चलेगा, कितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें यार, हद होती है, कुछ तो बताओ। तो बच्चों उसका तरीका है, पहला तरीका ये है कि क्या ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का दिखता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का, कहोगे कि नहीं। क्या ये डायरेक्टली इंटीग्रेट होगा, कहोगे कि हो सकता है, लेकिन उसका फ़ायदा 0 से 100। और आगे बढ़ते हैं, तो ये जैसे ही आपको दिखेगा ना, ये तुरंत आपका फ्रैक्शनल पार्ट क्लिक कर जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखना चाहिए बच्चों, जैसे हम वी नो दैट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू होती है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड इज पीरियोडिक विथ पीरियड 1, विथ पीरियड जिसको हम लोग कैपिटल T कह रहे हैं यहाँ पे 1, है ना। तो आप ये जो इंटीग्रल है इसको 100 बाहर कर सकते हैं, या पहले अगर समझना है तो पहले आप इसको 0 से 100 लिख दीजिए और ये e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx करिए, और इसको चाहें तो आप 100 इंटू 1 लिख दीजिए, 100 बाहर हो जाएगा, फिर 0 से 1 e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। एकदम आराम से करो, एकदम इत्मीनान से। किस बात की जल्दी है, कौन सी ट्रेन छूट रही है भाई, है ना, ऐसा तो है नहीं। 100 ये 0 से 1, आप चाहें तो इसको फिर से x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिख दीजिए, और 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमेशा कांस्टेंट होता है और उसकी वैल्यू होती है एग्जैक्टली 0। एकदम सही सोचा आपने। तो ये 100 टाइम्स 0 से 1 e की पावर x dx हो जाएगा। अब तो हमें e की पावर x का e की पावर x इंटीग्रेशन पता ही है, तो 100 टाइम्स e माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, रखोगे ध्यान? मेरे को लगता नहीं है कि आप लोग ध्यान रखेंगे, भूल जाएंगे, भुलक्कड़ नंबर 1, है ना। कहोगे भूलना तो हम लोगों को फितरत में है, अभी भूल जाएंगे, है ना। आगे पाठ पीछे सपाट, है ना, पीछे से सब कुछ बैलेंस, आगे आगे पाठ पढ़ाइए, पीछे पीछे हम सपाट करते आ रहे हैं, ना, लेवलर चला रहे हैं एकदम, है कि नहीं। वैसा नहीं करते, आराम से आप रिवाइज करते रहो, हमारे साथ बने रहो। 12th के हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं उनकी कंप्लेन है कि सर बीच में लुल हो गए। अब क्या करें, आपके विवेक सर ऐसे हैं ही, है ना। अब हम कोई बातचीत नहीं करेंगे इस मैटर पे कि हम कहाँ गए थे, है ना, कौन से खोपचे में गए थे। लेकिन आप इतना यकीन मानिए कि अब खोपचा आपके एग्ज़ाम से पहले, है ना, खोपचा उजड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सहयोग रहा तो सब कुछ कर लेंगे दोस्तों। पहला हमारा टारगेट है कि आप 2021 में एक अच्छी रैंक और एक अच्छा परसेंटेज आए 12th में।
तो हो गया ये सब, अरे नोट कर लिया? तो चलो लिखो अगला क्वेश्चन। तो देखो अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है, -2 से 8 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x dx, दिस इज डिनोटेड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये नॉर्मल ब्रैकेट नहीं है, वैसे ये लिखा रहता है हमेशा, यू डोंट वरी, हमेशा लिखा रहेगा, और नहीं लिखा रहेगा तो आप नॉर्मल ब्रैकेट समझिए। वैसे आपको लगता है कि बिना नॉर्मल ब्रैकेट के इतना आसान क्वेश्चन आएगा? मतलब हम ही सबसे ज़्यादा स्मार्ट हैं क्या एग्जामिनर से, है ना? कई तो सोच रहे हैं सर नॉर्मल ब्रैकेट रहता कितना अच्छा था। अरे ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा नहीं सोचने का। तो देखिए एकदम बेसिक से जाइए, गो फॉर बेसिक्स। ये -2 से 8 है, क्या है? एक तो है कि हम लोग डायरेक्टली इसका पीरियड जानते हैं 1/3, उसके थ्रू कर सकते हैं, और दूसरा है कि इसको सब्स्टिट्यूट भी करके कर सकते हैं। अब जैसे ये 1/3 वाला क्या चक्कर है उसको बताएं? तो चलो इसको बताते हैं। जैसे हम लोगों को मालूम है ना, एक हम लोगों ने स्टैंडर्ड पढ़ा था कि f(x) साइज पीरियड अगर t है देन f(x + b) हैज़ पीरियड t/mod(a), ऐसा हम लोगों ने पढ़ाई कर रखी है पहले से। तो इस भाई साहब का पीरियड 1/3 आया, तो इसी चीज़ को हम ऐसे लिख रहे हैं, -6 × 1/3 और इधर 24 × 1/3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x dx, है ना? देखना इसको दोनों तरीके से करेंगे। तो ये हमने आपको बताया था कि ये हो जाएगा 30, इनका दोनों का डिफरेंस, और ये 0 से 1/3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x। अब ये 0 से 1 होगा तो इसको सीधे सीधे 0 से 1 लिख दीजिए, सॉरी 0 से 1/3, ये 3x लिखिए और 3x का इंटीग्रेशन करिए, है ना? तो 3x का इंटीग्रेशन 1390 कर दीजिए, और ये x² 2, और ये 0 से 1/3, तो ये 90 × 1/2 × 1/9, तो ये कितना हो गया? 10/2 5 हो गया आंसर, है ना? अब इसको अल्टरनेटिव मेथड से मैं बताता हूँ, उसको भी आप देखोगे तो समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि पुट 3x की किसी स्टूडेंट ने वैल्यू t रखा, तो ये dx लिख रहा होगा 1/3 टाइम्स dt, है ना? वो लिमिट को एक्सचेंज करेगा बेचारा, तो ये क्या हो जाएगा? -2 से -6, तो -6 से कितना हो जाएगा? 24, और ये 1/3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t dt, है कि नहीं? अब ये 30/3 कर देंगे, और ये 0 से 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t dt, और आपको मालूम है बच्चों कि ये 10 होता है, और इसकी वैल्यू तो हम लोग जानते ही हैं 1/2, तो ये आंसर अभी भी कितना आ जाएगा? 5। आपको जो उचित लगे वो करिए। हमने दूसरे वाले शॉर्टकट मारा है, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट मार दिया, कई तो टेंशन में आ गए कैसे कर रहे हैं। चलो भैया, तो इसको पूरा प्रॉपर बताते हैं, है ना? इतना जल्दी भी हो जाए तो क्वेश्चन प्रॉब्लम है ना, इतना जल्दी कैसे हो सकता है? इस ससुरा को तो टाइम लेना चाहिए। तो देखो इस 3x को हमने माना t, तो dx कितना हो गया? 1/3 dt, है ना? इसको भी मिटाओ, जब पूरा समझ रहे हैं तो पूरा समझेंगे, एक भी स्टेप छोड़ेंगे नहीं। सब मिटा दिया मैंने, क्यों मिटाया? आपके लिए। तो देखिए व्हेन x की वैल्यू अगर -2 है तो t अपना कितना आ जाएगा? -6, और x की वैल्यू अगर से 8 है तो t आ जाएगा आपका 8 का 24। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये 1/3 टाइम्स ये -2 से जो 8 है वो -6 से 24 में कन्वर्ट हो गया, और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t dt। अब हम लोग को पता है कि इसका पीरियड 1 होता है, तो 1/3 24 -6, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 0 से 1, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t को आप लिख सकते हैं t - ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t, अभी जो कर रहा था थोड़ी देर पहले। तो ये कितना हो गया? 10, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, तो 10 × t² 2, 0 से 1, तो ये 10 × 1/2 विच इज़ इक्वल टू 5 के इक्वल। तो ऐसे हम लोगों ने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आई थिंक एवरीथिंग इज़ ओके। क्वेश्चन नंबर 2 सब कुछ सही है ना? सही है सब कुछ समझ में आया? भेजा फ्राई हो गया? तो ये ध्यान रखना, अगर मान लीजिए x की जगह पे 3x 4x x/2 x/3 कुछ भी आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? अपना स्टेप ले लेंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगला मैंने क्वेश्चन लिख रखा है बच्चों,
0 से 400 पाई 1/1 प्लस ई की पावर साइन एक्स डी एक्स। तो एक तो आप कह सकते हो कि इस पूरे जो फंक्शन है उसका पीरियड कितना है, इसका पूरा का पीरियड है 2 पाई। तो एक तो वो लॉजिक लगा सकते हैं, या प्रॉपर्टी नंबर 6 पे भी जा सकते हैं। तो देखिए आई की वैल्यू, इसको हम 0 से 2 पाई है तो इसको 200 इंटू 2 पाई लिख रहे हैं, 1/1 प्लस ई की पावर साइन एक्स डी एक्स। ये 200 को बाहर कर सकते हैं, तो ये हो गया 0 से 2 पाई 1/1 प्लस ई की पावर साइन एक्स डी एक्स। ध्यान से देखना, अब इसको 0 से पाई किया जा सकता है, तो ये 200 और 0 से पाई ये 1/1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, और ये प्लस 1/1 प्लस ई की पावर साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स डी एक्स। टू ई की पावर 2 पाई माइनस एक्स कितना होता है, ई की पावर माइनस साइन एक्स। तो ये 200 0 से पाई ये 1/1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, और ये ई की पावर साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, है ना। ये तो 1 हो गया, तो ये 200 और ये 0 से पाई दिस इज़ 1, तो ये कितना आ जाएगा आंसर 200 पाई। क्लियर। इनफैक्ट आप ऐसे कह सकते हो कि अगर कि आपका नेचुरल नंबर है तो ये 0 से 2 के पाई अगर रहे 1/1 प्लस ई की पावर साइन एक्स डी एक्स, तो इसका आंसर आपके टाइम्स पाई लिख देंगे। जैसे 0 से 2000 पाई रहेगा तो 1000 पाई, 0 से 100 पाई रहेगा तो 50 पाई, 0 से 32 पाई रहेगा तो 16 पाई। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो एक जनरलाइजेशन ऑफ क्वेश्चन है जिसको आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिक फंक्शन का लगाया, और इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप एक चीज़ याद रखना कि जो आपको प्रूफ बताया गया है बाई मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स, आप उसको केवल याद रखिए, उसके थ्रू सब क्लिक कर जाएगा मेरे दोस्त। जैसे ये देखो हो ही गया। अब चलिए एक बार अच्छे से देख लो, है ना। ये हमने क्या किया, 0 से 2 पाई किया है और ये हाफ किया है, प्रॉपर्टी नंबर 6। अब देखो ये सब प्रॉपर्टी पे हमने क्वेश्चन समझ कराया है। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है यार, 8 प्रॉपर्टी नहीं याद कर सकते तो फिर क्या कर सकते हैं, है ना। इतना तो कर ही सकते हैं, इतना तो फ़र्ज बनता है अपना। अब आप लिखिए, ये नोट वोट भी कर लिया, ये चाहे तो नोट कर सकते हैं या ऑप्शनल है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, ये प्रूविंग है। 0 से n पाई प्लस v मॉडुलस ऑफ cos x dx की वैल्यू 2n प्लस 2 माइनस साइन v प्रूव करना है, जहाँ पे n नेचुरल है और v आपका सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो देखिए इसको कैसे स्टार्ट करते हैं, देखते जाना। ये 0 से n पाई प्लस v है मॉडुलस ऑफ cos x dx। तो अगर हम बात करें तो ये 0 से n पाई यहाँ कहीं होगा और ये n पाई प्लस v यहाँ होगा। ये 0 से v चल सकते हैं और v से कोई भी पहले बाद में चल सकते हैं, उससे वो आपकी परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे हम 0 से n पाई चले, क्या लिखें, मॉडुलस ऑफ cos x dx, और फिर n पाई से n पाई प्लस v चल गए मॉडुलस ऑफ cos x dx। हमने आपको ये सिखाया था साइन x रहता तो 0 से v होता, और ये 0 से n बाहर कर दीजिए, 0 से v, 0 से पाई मॉडुलस ऑफ cos x dx। ये हम लोग को पता है वैल्यू 2 आती है। अब और ये 0 से v ही हो जाएगा मॉडुलस ऑफ cos x dx। अब याद है तो ये डायरेक्टली यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, n टाइम्स 2, और ये 0 से पाई बाई 2 चलेंगे क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है, मॉडुलस ऑफ cos x dx, और फिर पाई बाई 2 से v चलेंगे, मॉडुलस ऑफ cos x dx। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि अब हमें 0 से पाई बाई 2 और ये v यहाँ है, तो एक ये चला फिर दूसरा ये, तो ये 2n टाइम्स ये क्या हो जाएगा 1, या इसको जैसे निकाल ही लेते हैं cos x dx, और यहाँ पाई बाई 2 से v माइनस cos x dx। तो ये हो जाएगा आपका 2n प्लस ये कितना होता है 1, आप कह सकते हो साइन x होगा सर 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पे माइनस साइन x होगा पाई बाई 2 से v।
तो ये हो गया आपका 2n और यहाँ 1 माइनस 0 और यहाँ माइनस साइन v प्लस 1, तो दिस इज 2n प्लस 2 टाइम्स माइनस साइन v के इक्वल। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। इसको अच्छे से देखिए। जैसे कई स्टूडेंट सजेस्ट करते हैं कि सर इसको 0 से n पाई जैसे आपने चला, तो इसको ऐसे भी तो चल सकते थे कि 0 से v चलिए और v से फिर n पाई प्लस v चलिए, तो बिल्कुल सही है। ये 0 से v करेंगे मॉडुलस ऑफ cos x dx, और आपको ये सिखाया जा चुका है दोस्तों कि ये 0 से n पाई चलना ही हुआ। तो देखो ध्यान से, फाइनली वहीं बन जाएगा इंटीग्रल। अब ये हमारे ऊपर है कि हम पहले किसको लिखते हैं बाद में किसको लिखते हैं। इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन स्टूडेंट कि कौन सा स्टूडेंट कौन पहले करता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लॉजिक अगर आपका सही है, स्टेप्स आप सही ले रहे हैं, तो क्वेश्चन के आंसर भी सही आएंगे। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एवरीथिंग हो गया। तो ये रहा प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। इसमें क्या देखिएगा कि जो भी पीरियोडिक फंक्शन आ जाएगा पहली चीज़, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मॉडुलस ऑफ साइन एक्स से ज़रूर सोच लीजिएगा। अगर उससे नहीं सोच पाते हैं तो साइन एक्स से सोच सकते हैं, साइन एक्स से नहीं सोच पाते हैं तो मॉडुलस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स से सोच सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज ऑल्सो ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 1। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, एकदम 1। तो वैसे सोचना है ना, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, इत्मीनान से हर चीज़ वर्क करना है और आपको हैप्पी रहना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। तो इस तरह से हमने पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी कंप्लीट कर दिया। आज हम लोग की क्लास में एक और पढ़ेंगे टॉपिक, डेफिनिट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। देखो अब प्लान क्या है, डेफिनिट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम आज पढ़ाएंगे। उसकी अगली जो मैथ की क्लास होगी उसमें लेबनिज़ रूल और इनइक्वालिटीज़ वाला पार्ट करा देंगे, और एक टॉपिक बचेगा रिडक्शन फार्मूला और जेई के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं कराऊंगा। जेई के लगभग वहीं 10-12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इसके बाद 2 क्लास और है डेफिनिट इंटीग्रेशन की, और थोड़ा सा स्पीड अप होगा कोर्स, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, आप आराम से करिएगा। कई स्टूडेंट का कहना है कि सर अभी तक आप कोर्स ख़त्म कर देते हैं, नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा था, हम भी चिल मार रहे हैं, है ना। आप टेंशन मत लो, उसके एग्ज़ाम से 20 दिन पहले आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा, रिवाइज विज सब करा दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा बच्चों, है ना। आप लोगों की दुआएं हैं कि मैं फिर से आ गया। मैं किसी खोपचे में गया था, वहाँ से मैं बच गया, है कि नहीं। तो चलिए लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, अगला जो टॉपिक है वो है डेफिनिट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। इसके 2 पार्ट होंगे, तो हम लोग पार्ट ए पढ़ेंगे, ओनली फॉर सीबीएसई, है ना। ये सीबीएसई के लिए केवल पढ़ा जाएगा, मतलब जो बोर्ड एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसके लिए। जो हमारे टारगेट वाइज के स्टूडेंट हैं जिनको बोर्ड नहीं देना है, वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो देखो ये क्या है, इसी को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। बेसिकली हमने आपको ये बताया है कि डेफिनिट इंटीग्रेशन से अलजेब्राइक एरिया हम लोगों को मिलती है। क्या बोलती है, डेफिनिट इंटीग्रेशन से अलजेब्राइक एरिया मिलती है, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब उसको निकालने की बारी आ गई। एरिया फंक्शन ये सब करके टर्म होते हैं, तो मैं यहाँ बना देता हूँ उस डायग्राम को, और इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन जेई में बनाए जाते हैं, है ना। ये पहला पॉइंट ही जेई वाले पिक करते हैं और इस पर क्वेश्चंस बनाते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है ए और यहाँ है बी, सबसे आसान डायग्राम बनाया जाए। इस एरिया को हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। दिस इज़ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ऑब्वियसली ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये तो कहने की ज़रूरत है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये एरिया को रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में डिवाइड कर देते हैं इस तरह से, क्लियर। और हर स्ट्रिप का जो विड्थ होता है वो h होता है, और ये हम लोग मानते हैं कि ये जो एरिया रेक्टेंगल्स हैं जिनकी एरिया मैं लिख रहा हूँ, इन्हीं की टोटलिंग करने, मतलब ये एरिया लिखिए, फिर ये एरिया लिखिए, इन सब का सम कर देंगे और n की वैल्यू इनफाइनाइट कर देंगे। मतलब आप कह सकते हैं कि विथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, आप एकदम प्रॉपरली लिखना हर चीज़। एक विथ स्ट्रिप जिसको हम लोग h कह रहे हैं, दिस इज b माइनस ए अपॉन n। n पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, जैसे 1 से 10 था तो उसको 10 पार्ट में किया तो एक एक आ गया ना आंसर आपका, एक एक लेंथ। और ये भी हम लोगों को क्लियर पता है कि एक्चुअल एरिया के लिए n की वैल्यू इन्फिनिटी करेंगे, तो जैसे n इन्फिनिटी करेंगे अपना h क्या हो जाएगा, विथ 0 होता जाएगा। ये भी सही है।
अब देखिए ये क्या है, अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये लिखोगे a प्लस एच, ये क्या लिखोगे a प्लस 2h, फिर ये एक और लिख लेते हैं a प्लस 3h, और ये b के जो पीछे वाला है वो a प्लस, ये तो a प्लस एन एच है यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 टाइम्स h। क्लियर। तो एरिया ध्यान से देखिएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले स्ट्रिप का एरिया, इसका ये हाइट कितनी है, तो ये हाइट लिखोगे एफ ऑफ ई, है ना, दिखाने के लिए मैं बस लिखा हूँ। तो आप कहोगे कि सर ये हो जाएगा एच इंटू एफ ऑफ ए, अगला एरिया एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, अगला उसका एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h, और इस तरह से लिखते जाएंगे, और लास्ट एरिया लिख रहे होंगे एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। और हम लोग क्या करते हैं, पूरे या तो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देते हैं या एच टेंडिंग टू 0 कर देते हैं। क्या मैंने बोला, फिर से बोलो, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दें या एच टेंडिंग टू 0 करें। अब सवाल ये उठता है ऐसा क्यों करना पड़ा। देखो ये जो पेन रख रहे हैं, जहाँ आपको ट्रायंगल टाइप का दिख रहा होगा दूर से, तो ये एरिया तो छूट जाएगा ना, लेकिन जैसे जैसे हम नंबर बढ़ाते जाएंगे हम लोग एक्चुअल एरिया की तरफ बढ़ते जाएंगे, और एज लॉन्ग एज मतलब एज सुन एज जैसे हम लोग एन को इन्फिनिटी करेंगे तो कुछ भी नहीं छूटेगा, एक प्रकार से वर्टिकल लाइंस की तरह बनेगा, अप्रोचिंग कह सकते हैं, क्योंकि लाइंस भी नहीं बोल सकते क्योंकि उसकी विड्थ नहीं होती लाइन की। तो आप कह सकते हो कि ये है आपका एक्चुअल एरिया। तो दिस इज इक्वल टू, एक बार थोड़ा ध्यान से देखें, है ना, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एच को जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो ये एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h इस तरह से आपका बनता जाएगा। और कहाँ तक लिखेंगे, तो एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ये एन माइनस 1 इंटू एच है आर्गूमेंट में। और ध्यान रखना, और आपको मालूम है कि इसी एरिया को हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि फाइंड दिस इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, तो इस तरह से हमें प्रॉपर करना होगा। नो डाउट बच्चों यहाँ पे लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, लेकिन आप एक बार फिर से प्रूफ देखिए, है ना। शुरू से बात करते हैं कि कैसे हुआ ये सब। देखो स्टेप 1 हमने आप देखते जाना, आप चाहो तो वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो, रिवाइंड करके, है ना। ये एरिया स्टार्टिंग में हमने बनाया था, फिर हमने कहा कि रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में इसको डिवाइड कर दिया। इसमें आगे चल के कॉलेज में जाओगे ना तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं इंटीग्रेशन के, और अप्रॉक्सीमेशन कैसे किया जाता है, 1/3 1/4 रूल होते हैं, 2/3 रूल होता है, तो सिम्पसन्स कहते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं, उस पर मत जाइए आप। तो हमने क्या कहा कि आप इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के जो एरियाज़ हैं उनका समेशन कर दीजिए, और ये मान के चलिए कि इस तरह के नंबर ऑफ़ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कितने हैं, इनफाइनाइट हैं, तो आपका काम बन जाएगा। तो हमने क्या किया है बच्चों, देखो जैसे एन स्ट्रिप में किया तो एच की विथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, एच की वैल्यू आ गई बी माइनस ए अपॉन एन, और एन अगर इनफाइनाइट जाएगा तो एच कहाँ जाएगा, 0। तो पहली स्ट्रिप की एरिया लिखेंगे एल इंटू बी, तो एल हो गया एफ ऑफ ए, और बी था एच, तो एफ ऑफ ए इंटू एच लिखा हूँ पहले। दूसरे का ये हाइट कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एच, फिर एफ ऑफ ए प्लस 2h इंटू एच, इस तरह से एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ये जो लास्ट स्ट्रिप है, ये बीच में बहुत सारी स्ट्रिप हैं, ये एरिया। तो आप कह सकते हो कि सर ये तो हाइट जो है, ये जो हाइट की बात कर रहे हैं, ये हाइट है एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच इंटू स्मॉल एच, तो उसी को मैंने लिखा है, और एच कॉमन ले लिया, और एच की वैल्यू अप्रोचिंग 0 या एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने से आएगा, ऐसे हवा में बात करेंगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले ये नोट कर लीजिए, फिर इस पर बेस्ड अभी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनको आपको हमेशा याद रखना है ना। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोगों को क्वेश्चन इस तरह से लिखा रहेगा कि फाइंड डेफिनिट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। क्लियर, इस तरह से दिया रहेगा। तो तुरंत दूसरा स्टेप क्या करेंगे, एच की वैल्यू बी माइनस ए अपॉन एन लिख देंगे, या बी माइनस ए की वैल्यू आप एन एच लिख सकते हैं। और एज हमने कहा कि एन अगर इन्फिनिटी जाएगा तो एच आपका कहाँ जाएगा,
0 जाएगा, कोई भी पहले बाद में लिख सकते हो। तीसरा स्टेप है कि जो एरिया है या इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h से लेकर एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच तक। ये तीसरा स्टेप है और आपको ये सब रिजल्ट याद होने चाहिए। 1 + 2 + 3 से लेकर n तक का जो समेसन होता है वो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। वैसे n माइनस 1 तक की ज़रूरत पड़ेगी। फिर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर तक, तो n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। फिर क्यूब वाला फॉर्मूला 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब से लेकर n क्यूब तक का, दिस इज n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और अगला पड़ेगा a प्लस ए आर स्क्वायर। ये जीपी के फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसका हम लोग जानते हैं a टाइम्स r टू दी 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अगर r आपका 1 के इक्वल नहीं है और n टाइम्स a अगर r की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं विच इज़ आप इसको मेमोराइज़ कर लीजिएगा, मस्ट बी मेमोराइज। कोशिश करिएगा कि ये आपसे याद हो जाए। और जो स्टेप्स हैं वो तो हमने लिख ही दिए हैं आपके, है ना। ये हम लोग को बचपन में याद रहता है। बचपन मतलब सीक्वेंस सीरीज में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, है ना, कि समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स एंड समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी पढ़े हैं ना ये सब। तो आपको क्या करना है, b माइनस e निकालना है, फिर ये फॉर्मूला लिखना है और इसके बाद की कहानी आराम से हो जाएगी। आप इंडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव करते हुए अपना लिमिट का आंसर करिएगा। तो ये बोर्ड वाला इतना ही स्टेप होता है। हम आपको 2 क्वेश्चंस कराएंगे, है ना, और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और रफ पे चेक करने का है कि डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तब लिखो स्पेसिफिकली बोर्ड टाइप के 2 क्वेश्चन करा रहे हैं, तो लिखिए क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है, 0 से 2x स्क्वायर प्लस 1 dx स्क्वायर या लिमिट ऑफ सम के तौर पे निकालना है। समझते जाइएगा। तो पहले तो आप चाहें तो लेट आई मान लीजिए, ये 0 से 2x स्क्वायर प्लस 1 dx। इसके बहुत क्वेश्चन सिंपल होते हैं। तो कंपेयरिंग विथ a to b f ऑफ x dx, आपको क्या क्या मिलेगा वो आप लिखते जाओ। तो f ऑफ x की वैल्यू मिल रही है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1, a मिल रहा है 0, b मिल रहा है आपका 2, और NH की वैल्यू क्या होती है b माइनस ए। तो सिंस वी नो दैट I इज लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू एफ ऑफ a प्लस एफ ऑफ a प्लस h, तो 0 प्लस एच एच होगा, फिर एफ ऑफ h 2h, इस तरह से एफ ऑफ n माइनस 1 इंटू एच, क्योंकि एक तो 0 है ना, देखते जाना। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। अगर मैं पूछूंगा कि 0 एफ ऑफ 0 कितना हो गया, तो ये 0 स्क्वायर प्लस 1 लिखोगे, फिर ये h स्क्वायर प्लस 1 लिखोगे, ये 2h का होल स्क्वायर प्लस 1 लिखोगे ऐसे करके, और लास्ट में n माइनस 1 टाइम्स h का होल स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे। अब इसमें क्या है ना कि यहीं पे मेन स्टेप होता है। क्या होता है? मेन स्टेप होता है यहाँ पे। इसमें क्या करना चाहिए कि जो सिमिलर टर्म है उसको एक जगह कलेक्ट कर लेना चाहिए, और n ब्रैकेट लिखे हैं आपने, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये 0 स्क्वायर h स्क्वायर जैसे कॉमन लेंगे तो 1 स्क्वायर से लेकर 2 स्क्वायर से लेकर आपका n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये 1 1 1 कितना टाइम्स, n टाइम्स, यहाँ तक हो गया। अब ये h क्यूब हो गया, और यहाँ फार्मूला n की जगह n माइनस 1, तो n प्लस 1 2n प्लस 1/6, और इंटू कितना है, ये तो n आ गया ना, तो NH। क्लियर? अब देखो ये 3 है तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और हाँ ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 आपका पड़ा रहेगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, हमें NH की वैल्यू पता है,
तो NH माइनस एच NH और ये 2NH माइनस एच होल डिवाइडेड बाई 6 प्लस NH है ना। तो ये यहाँ लिख देता हूँ। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, NH की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एच, दिस इज़ 4 माइनस एच, सॉरी 2 माइनस एच और दिस इज़ 2 और दिस इज़ 4 माइनस एच होल डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 4 बाई 6 प्लस 2। तो ये है 2/3 8/3 8 3 दूनी 6 8 14/3। और इसको डायरेक्टली अगर करना होता तो हम लोग आंसर कैसे करते, x³/3 + 1 x। तो ये कितना आ जाता है 0 से 2 में 8/3 + 2 विच इज़ 14/3 विच इज़ ए करेक्ट आंसर। इसको रफ में मिलाना। इसमें स्टेप जो गलती होती है बच्चों इसके बाद यही होती है। तो मेरा सजेशन ये है कि जो आपके जितने सिमिलर टर्म हैं, जैसे 5 तरह के टर्म हैं, तो पांचों का अलग अलग कलेक्शन बनाइए, उससे बहुत सिंपल हो जाता है, उससे बहुत जल्दी भी हो जाता है। और पेशेंस रखिए, है ना। इसमें फार्मूला लिखना और उसको पेशेंसली कैलकुलेट करना इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। तो ये आपको बोर्ड में लिखना है और 4 नंबर इंजॉय करना है ना। नॉर्मल मोस्टली 4 नंबर का ही क्वेश्चन आता है। दिस ऑब्लिक प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन आ जाते हैं आजकल। पहले हम लोगों के टाइम कंपलसरी होता था ये क्वेश्चन कि आपको करना ही करना है ना। थोड़ा सा वेटेज अब 100 से 80 नंबर का पेपर हो गया ना, तो कुछ कुछ क्वेश्चन के वेटेज घट गए हैं। तो ये टेक्निक याद रखिएगा। जो HQ आया है और ये 3 ब्रैकेट हैं, तो NH कर दिया। NH की वैल्यू हमें चूँकि पता है, और नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये इन्फिनिटी और 0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट होगा, तो उसको हमें रिमूव भी तो करना है ना। तो ये फार्मूले याद रखना। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि किसी बच्चे को अगर फार्मूला याद है और ये यहाँ पे एकदम पेशेंस रखता है, तो उसका एक ही स्टेप में 100% क्वेश्चन आई गारंटीड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन और क्या हमने कहा था कि आपको 2 क्वेश्चन बताएंगे। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। डेफिनिट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 0 से 4 x + e⁻²x dx है ना। स्टार्ट करते हैं। तो आप सीधे सीधे लिखिए, क्वेश्चन तो आपके सामने दिया ही है। कंपेयरिंग विथ a to b f(x) dx वी गेट a कितना है 0, b कितना है 4 और f(x) है आपका x × e⁻²x। तो NH निकल गया आपका, b - a विच इज़ 4। और चूँकि i की जो वैल्यू है दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, h × f(0) + f(h) + f(2h), क्योंकि a की वैल्यू 0 है, और लास्ट में fn-1 × h है ना। फार्मूला लिखा पहले, फिर अब वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो f(h) की वैल्यू पता है, f(x) की वैल्यू, तो h कितना हो जाएगा 0 + e⁻0, ध्यान रखना। फिर h + e⁻²h, फिर 2h + e⁻4h, और इस तरह से करते जाएंगे। n-1 × h + e⁻2 टाइम्स n-1 × h है ना। थोड़ा बड़ा कर दीजिए। अब लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। h कॉमन लेंगे तो ये 1 + 2 से लेकर n-1 तक का फॉर्मूला, प्लस आप ध्यान से देखिए 1 + e⁻2h e⁻4h से लेकर e⁻2 टाइम्स n-1 × h। ये GP है, फॉर्मूला लगाइए, इंजॉय करिए। ये हो जाएगा बच्चों, इसमें कुछ है नहीं, बस हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। ये n-1 × n/2 और यहाँ पे e⁻2h होल टू दी पावर n -1/e⁻2h - 1। यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा NH की वैल्यू हमें पता है, तो दिस इज NH - h/2 और ये +2^2NH -1 होल डिवाइडेड बाई e⁻2h -1/2h। तो यहाँ 2 आएगा, है ना। ऊपर वाला मिटा रहा हूँ। देखिए इत्मीनान से करते जाइए, थोड़ा सा बड़ा बड़ा मैं लिख देते हैं, ये मेरी प्रॉब्लम है। तो NH की वैल्यू 4 लाए थे ना, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या हो गया 4,
ये 4 माइनस एच अपॉन 2 प्लस ई की पावर 8 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई लिमिट एच टेंडिंग टू 0, या आप कह सकते हो कि 1 अपॉन ई की पावर 2h माइनस 1 अपॉन 2h, तो ये 1 हो गया बाई लिमिटिंग वैल्यू एंड दिस इज 8, तो ई की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2। अगर हम डायरेक्टली जाते तो इसको लिख रहे होते एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ई की पावर 2x बाई 2, ये 0 से 4 लिखते, तो 16/2 8 आता, और यहाँ ई की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2 लिख देते, तो ये सही आंसर है ना, बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन बता दिया बच्चों। तो बोर्ड टाइप वाला हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। क्या किया, बोर्ड टाइप वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब हमें दूसरा पार्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला है उसको करना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पहले आप इसको आराम से नोट कर लीजिए, कॉपी पे अच्छे से सजा के नोट करिएगा। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है जिसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन है, जो लिमिट ऑफ सम के क्वेश्चन है, उससे कम से कम 2 क्वेश्चन आप ज़रूर कर लीजिएगा। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो जो इसका पार्ट बी है विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर जी मेन जी मेन और जे एडवांस के लिए इम्पॉर्टेंट, तो वो क्या होता है बच्चों, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे याद रखना होगा। इनके प्रूफ भी होते हैं लेकिन हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे। पहला ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि a टू b f ऑफ x dx है, तो आप किसी भी लिमिट को 0 से 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। a टू b लिमिट को आप b माइनस ए लिखिए, 0 से 1 लिखिए, f ऑफ b माइनस ए टाइम्स t प्लस ए डी टी, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करोगे तो हो जाएगा। और दूसरा एक भयानक सा रिजल्ट है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, है ना, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, और यहाँ पे रहता है समेसन r वेरी फ्रॉम a टू r वेरी फ्रॉम b, f ऑफ r/n का फंक्शन रहे, तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देते हैं और r/n को x लिख देते हैं dx, और यहाँ a/n लिखते हैं लोअर लिमिट, और ये इधर b/n, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हियर एंड हियर ऑल्सो, है ना। इन सब के प्रूफ होते हैं, लेकिन पहला का चाहे तो प्रूफ कर लेते हैं, दूसरा को वैसे ही याद रखिएगा, कई बार यूज कराएंगे तो याद होगा। बस इसको थोड़ा फोकस रखिएगा, इसी से हम लोग पहचानते हैं। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, है ना, अभी तक का कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है कैलकुलस का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला। और ये हमें डायरेक्ट कन्वर्जन करना है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम इस टेक्निक को ध्यान रखते हैं और इस स्टेप को याद रखते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया था कि a टू b से लिमिट है स्टैंडिंग टू 0, अब यहीं बैक कर देंगे ना बच्चों, तो फिर से वो a टू b में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब a टू b मतलब यहाँ से वहाँ गए और फिर बैक आ गए, तो यहाँ से वहाँ जाना बोर्ड और वहाँ से यहाँ आना जेईई मेन जे एडवांस, है ना, वही चीज़ को घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछना। पहला जहाँ तक सवाल है आप आराम से कर सकते हैं, प्रूफ ऑफ 1, ये तो दिख ही रहा है ना। पुट x इक्वल टू क्या करिए, b माइनस ए टाइम्स टी प्लस ए रख दो, तो आप कहोगे कि सर dx की वैल्यू जो हो जाएगी वो b माइनस ए टाइम्स क्या हो जाएगा dt, और अगर x की वैल्यू व्हेन x इज़ इक्वल टू a, तो a इक्वल टू b माइनस ए टाइम्स टी प्लस ए लिखोगे तो एक t की वैल्यू 0 आ जाएगी, और अगर x की वैल्यू b रखेंगे तो दिस इज़ b माइनस ए टाइम्स टी प्लस ए, तो यहाँ से t की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये आप 0 से 1 कर देना, फिर यहाँ पे आपने b माइनस ए टाइम्स टी प्लस ए तो लिख ही दिया है, और टाइम्स b माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई डी टी, तो यही b माइनस ए उछल के इधर आया है, तो b माइनस ए टाइम्स 0 से 1 इंटीग्रेशन ऑफ b माइनस ए टाइम्स टी प्लस, जब जेईई सब्जेक्टिव होता था तब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी नहीं आते। या आप ऐसे कह सकते हो कि 2 रैंडम ऑर्डर में इंटीग्रल दिया हो तो उनको आपस में रिलेट करने के लिए ये है। और दूसरी चीज़ कि अगर हमें 0 से 1 में कभी कंपेयर करना हो तो हम लोग आसानी से इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। अब इसको कैसे दिमाग में लाए हैं सर, बताओ, भूल गए? तो देखो इसको ऐसे याद रखना, पहले तो 1/n क्रिएट कर लेना, स्टेप याद रखो, 1/n लाना है। क्या कहा, हमारे साथ बोलो, जय माता दी के अलावा तो बोलो,
1/n लाना है, फिर क्या करोगे 1/n लाओगे, क्या करोगे जब तक 10 बार बोलो 1/n लाएंगे 1/n लाएंगे 1/n लाएंगे 1/n लाएंगे 1/n लाएंगे 1/n लाएंगे, इस तरह से आप बोलिए। फिर क्या करेंगे r/n का एक्सप्रेशन बनाएंगे, क्या करेंगे r/n का एक्सप्रेशन बनाएंगे, क्या करेंगे r/n का एक्सप्रेशन बनाएंगे, क्या करेंगे r/n का एक्सप्रेशन बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो कहोगे कि सर r/n को x लिख देंगे, इस भाई साहब को एज्यूम करेंगे dx लिखना। अब ये कुछ बताओ, ये तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है यार, क्या करें। तो आप ऐसे सोचो कि जब यहाँ पे r की वैल्यू a से b वेरी कर रही है, तो जब छोटा वैल्यू रखोगे तो ये n होगा, सबसे बड़ी वैल्यू रखोगे तो ये b/n होगा, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देना, तो नॉर्मली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आप चिल मारेंगे। क्या करेंगे, चिल मारेंगे, चिलम नहीं मारना है, चिल मारना है, कूल रहना है, धैर्य रखो, पेशेंस रखो यार, किस बात की हड़बड़ी है। कौन सा एग्ज़ाम आज हो रहा है ना, कहीं तो उछल कूद मचाए रखे, एग्ज़ाम आज ही है, अभी देना है एग्ज़ाम, अभी देना है। कौन से क्लास में हो भाई, जेई में जे एडवांस दे रहे हो ना, आराम से दो। तो ये फॉर्मूले को हम लोग 4-5 क्वेश्चन आज करते हैं और फिर ये क्लास को ख़त्म करते हैं। कितने क्वेश्चन करेंगे, 5 से 6, अब गिनती नहीं गिनेंगे है ना, पहले कंसेप्ट सीखेंगे। तो लिखिए क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है ना, ये पिछले एग्जाम्पल से रिलेटेड है, हम लोग ये लिमिट में ऑलरेडी पढ़े हैं। और देखिए आप लोगों से कंप्लेन है कि आप लोग वीडियो को लाइक ही नहीं करते हो यार, लाइक करो, उससे मुझे को मोटिवेशन मिलता है यार, कुछ तो करो, हम ही मेहनत करें खाली, आपके हिस्से की भी मैं ही मेहनत कर दूँ, एग्ज़ाम भी मैं ही देने जाऊँ। एग्ज़ाम कौन देगा एग्ज़ाम, हाँ आप, मैं क्यों दूंगा, मैं तो 2006 में दे चुका हूँ, पास भी कर चुका हूँ, जेई एडवांस 2006, उस समय IIT जेई होता था, 2-2 घंटे के 3 पेपर होते थे, पहला पेपर फिजिक्स, दूसरा मैथ, तीसरा केमिस्ट्री, 2 घंटे आपको फिजिक्स ना करते हुए फिजिक्स पढ़ना होता था। अब तो आप लोगों की चॉइस है, इधर का उधर करते हो, उसके ड्रॉबैक्स भी हैं, फ़ायदे भी हैं, फ़ायदे ज़्यादा हैं। तो देखो इसको 2 मेथड से करेंगे, एक लिमिट मेथड और एक आज पढ़े हैं वो मेथड। तो लिमिट मेथड ये कहता है कि भैया ये क्या करो, ये जो भी लिमिट निकालना है, ऊपर वाले का फॉर्मूला जानते हैं, n×n+1/2 का होल स्क्वायर अपॉन n⁴, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/4 टाइम्स 1 + 1/n का होल स्क्वायर एंड विच इज़ इक्वल टू 1/4। दूसरा मेथड जो आज का पढ़े हैं उसको देखें। तो आज का मेथड सिखा रहा था कि पहले क्या करना, सिग्मा नोटेशन को लिखना, तो आप तुरंत लिख दोगे r3, r वेरी फ्रॉम 1 to n, और नीचे n⁴, फिर 1/n ढूंढ के लाएंगे, हमने बताया था आपको, याद करवाया है। तो 1/n लाया आपने, तो ये क्यूब है तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं, r/n का होल क्यूब, r वेरी फ्रॉम 1 to n, ये देखो 1/n r/n बन गया। फिर क्या सिखाया है कि r/n को x लिख देना, और क्या सिखाया है, तो यहाँ 1/n लिखना, यहाँ n/n लिखना, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करना है ना, 2-3 में करो, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से लिखोगे आदत पड़ जाएगी। तो ये हो जाएगा 0 से 1 x³ dx, विच इज़ कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, x⁴/4 0 से 1, तो ये हो जाएगा 1/4, विच इज़ द करेक्ट आंसर, विच ऑलरेडी आंसर्ड बाई द मेथड नंबर 1 विच इज़ लिमिट मेथड। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसा हमने पहले क्वेश्चन में ये चीज़ अप्लाई की है, टुटपुजिया क्वेश्चन में, मतलब लल्लू छाप टाइप के क्वेश्चन में, बहुत आसान से क्वेश्चन में, मतलब एकदम ईजी टाइप के क्वेश्चंस में, वो क्वेश्चन वही कंसेप्ट हम लोग आगे के क्वेश्चंस में भी अप्लाई करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, ये ना, ये हम लोग को पता है यार, n×n+1/2 का होल स्क्वायर, कहीं तो इसी में सोच रहे हैं ये हुआ कैसे हुआ क्या, रिजल्ट पता है ना, हो नहीं जाएगा क्या। और ये क्या सिखाया था, 1/n लाएंगे, r/n का फंक्शन बनाएंगे, जब बन जाएगा तो r/n को x कर देंगे, फिर लिमिट वा को पुट कर देंगे और क्वेश्चन 1 सॉल्व हो जाएगा। पढ़े हैं सब,
बिल्कुल पढ़े हैं। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमने लिख रखा है, फाइंड लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 से लेकर 1/4n तक। तो इसको मान लीजिए समेशन को s मान लेते हैं, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब इसको सोचना है तो 1/n प्लस r लिख देते हैं, समेशन लगा देते हैं, और r वेरी फ्रॉम 0 से कहाँ तक, ये 4n के लिए 3n तक जाएंगे। ये समझ में आ गया सिग्मा? एक बार वेरी करा के देख लो। 1/n प्लस 1 1/n प्लस 3n लास्ट वाला टर्म। फिर हमने क्या बताया था कि 1/n लाएंगे, तो ये तो दिख नहीं रहा है कहीं, तो हमारा फ़र्ज क्या बनता है कि आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये n/n प्लस r बन गया। फिर क्या स्टेप बताया था कि आप कहोगे कि r/n का एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं, तो r वेरी फ्रॉम 0 to 3n, ये 1 प्लस r/n। अब क्या करते हैं कि r/n को x मान लेते हैं, और ये लिमिट बाद में सोचेंगे। पहले 1/1 प्लस x लिख देते हैं, यहाँ dx लिख देते हैं। अब देखो हमने ये टेक्निक बताई है 0/n करना और यहाँ 3n/n करना, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करना, है ना। पहले वैसे ही लिखो ये n b/n करके, वो अपने आप आदत पड़ जाएगी। तो ये 0 से 3 लिखोगे 1/1 प्लस x dx विच इज़ ln ऑफ 1 प्लस x, और ये 0 से 3 विच इज़ ln ऑफ 4 विच इज़ 2 ln 2 लिख सकते हैं, और 0 रखेंगे तो ln 1 वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इसमें क्या है, स्टेप रटाया है। ये स्टेप के बाद यहाँ तक मूव करना है, इंटीग्रेशन सिंपल आएगा, उसको कन्वर्ट करते हुए आंसर ला देना है। तो ये क्वेश्चन हो गया, मैं मान के चलूँ हो गया। ऐसे क्वेश्चन देखिएगा, आराम से स्टेप बाय स्टेप करिएगा, है ना बच्चों। लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, अब इसको सॉल्व करना है। अगेन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करके, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट में आए तो 2 ही 3 जगह आपको क्लिक कराना है। पहले सैंडविच थ्योरम का क्वेश्चन है, या इनफाइनाइट लिमिट वाला जो पार्ट किए हैं वो है, या आप क्या कहोगे इनफाइनाइट लिमिट के अलावा डेफिनिट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम में पैटर्न जनरेट हो जाता है। तो देखिए, पहले तो मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ जानबूझ के, n² प्लस 1², ये n+2/n² प्लस 2²। तो आप अगर कोशिश करोगे कि इसको भी लिखें तो पहले इस तरह से लिखोगे, और जैसे ये लिखोगे तो n+2n/n² प्लस 2n का होल स्क्वायर लिख दोगे, है ना। आप चाहो तो तीसरा टर्म वैसे लिखो। तो ये हम लोग काबिल बन गए हैं कि हम लोग समेशन फॉर्म में इसका आंसर लिख सकें। तो n+r/n² प्लस r² एंड r वेरी फ्रॉम 1 to 2n। चेक करिए, फिर क्या बताया है कि 1/n लाएंगे, तो ये 1/n, तो ऊपर नीचे भी लाओगे तो n² प्लस rn/n² प्लस r², n² से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना। ये स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, और यहाँ पे आप आलस करेंगे तो फिर फंस जाएंगे बच्चों। r/n और ये 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर, r/n को आप क्या मानेंगे x, तो ये 1 प्लस x/1 प्लस x का होल स्क्वायर dx, और ये 0 से 2, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, और ये 1/2 ln हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। अब इतना इंटीग्रेशन आना चाहिए, एक बार डिफ्रेंशिएट करके चेक कर लेना। 0 से 2, तो ये tan इनवर्स 2 प्लस 1/2 टाइम्स ln ऑफ 5, वह चेक कर लो, 1/tan इनवर्स 2 प्लस 1/2 ln 5। इंटीग्रेशन में कोई खास दम नहीं है, मेन है दम कि ये जो समेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड इसको आप अच्छे से कर लीजिए। ये तो रफ वर्क है बच्चों। हमने कहा कि ये n प्लस r के फॉर्म में लिखेंगे, तो पहले स्क्वायर करने के लिए n² से ऊपर n से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो 3n आया है n प्लस n, तो n+2n सोचा, और तुरंत लकीली n² प्लस 2n का होल स्क्वायर 5n² बना, तो उससे हमें क्लिक कर गया। फिर हम लोग जनरल फार्मूला लिख रहे हैं, उसके बाद कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके बाद कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके बाद कन्वर्ट कर रहे हैं। आप भी आराम से करिए, कोई टफ काम नहीं है। आपके लिए थोड़ा बहुत जल्दीबाजी हो सकती है, लेकिन मैंने जो स्टेप सिखाया है उसको आप ध्यान रखना। स्टेप्स क्या सिखाया था, फिर से मेरे साथ बोलो।
क्या सिखाया था? क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ने के लिए बहुत मार मारेंगे। कहाँ जा रहे हो बे? हाँ देखो, स्टेप्स ये सिखाया है कि 1/n, पहले सिग्मा, फिर 1/n, फिर r/n को x मानते हुए लिमिट पुट करते हुए इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है। हम क्या कर रहे थे, लास्ट टर्म दे रहे थे अभी तक। कभी कभी क्या होता है, अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, इस तरह से भी क्वेश्चंस लिखे जाते हैं। तो स्टेप 1 क्या था अपना, समेशन फॉर्म में लिखना। तो आप कहोगे कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो है ही, ये n प्लस, यहाँ देखोगे तो 2 2 2 3 3 3, तो r क्लिक कर जाएगा आपको। तो n अपॉन क्या लिखोगे, n प्लस r, रूट के अंदर r इंटू 2n प्लस r, है ना। और समेशन r वेरी फ्रॉम 1 to n, देखते जाना। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, हमने कहा था कि 1/n लाना। तो आप कहोगे कि सर उसके चक्कर में ये r स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा, और ये n प्लस r, और रूट के अंदर 2nr प्लस r स्क्वायर। इसको ले जाओ, एक यहाँ दे दो, है ना। अब ये बस एडजस्ट करना है, r/n को किसी तरीके से मुश्किल से हम लोग कर रहे हैं। तो r वेरी फ्रॉम 1 to n, ये 1/1 प्लस r/n, और यहाँ 2r/n प्लस r/n का होल स्क्वायर। तो ये अब समेशन 0 से 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/1 प्लस x, और ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस x स्क्वायर dx। अब ये इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करना है अब स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये 1 प्लस एक्स टाइम्स, ध्यान से देखिए, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये तो सेक इनवर्स एक्स है, और इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1 में, तो सेक इनवर्स 2 माइनस सेक इनवर्स 0, सॉरी सेक इनवर्स 1, सेक इनवर्स 1 0 होता है, और ये होता है π/3 माइनस 0, विच इज़ π/3 इज द करेक्ट आंसर। तो एक इस तरह से भी रहता है। इंटीग्रेशन में कोई ख़ास दम है नहीं, आराम से आप देख लीजिए, और मेरे ख्याल से आप इंजॉय भी कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे होंगे तो करना चाहिए आपको। हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। अब ये इंटीग्रेशन में क्या है, कौन सा इसमें बकरा है कि इसको काटा जाए, है ना। ये तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, और जो चीज़ें आराम से हो ना, उसमें डिस्टर्ब टांग नहीं अड़ाना चाहिए। फालतू कैसे टांग अड़ा रहे हैं, पहले मैं कर रहे हैं, वो सब नहीं करना है ना। वो सब नहीं करना है। हमारे बनारस में कहावत है ना, लखनऊ में पहले जैसे रोड चल रहे हैं ना, तो लोग कहते हैं कि पहले आप क्रॉस कर जाओ तो मैं चलूँ। हमारे बनारस में होता है पहले मैं जाऊँगा, तुम जाओ ना जाओ, तुम कितने भी इमरजेंसी में हो, मैं पहले जाऊँगा, है ना। ये हमारे बनारस की बहुत ख़ास बात है, बनारस में मिठास है ना। और उस चक्कर में लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, और क्या करेंगे। तो हमने आपको बता दिया, सब कुछ बता दिया, सब कुछ बता दिया कि नहीं बताया, कुछ छोड़ दिया। कहोगे अभी 2 तरह के क्वेश्चन आपने छोड़े हैं, उसको भी कराइए। तो लिखो अगला क्वेश्चन। देखो बच्चे, दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, तो सबसे पहले इसको ट्राई करते हैं, है ना। हम लोग जितने क्वेश्चन कर रहे थे उसमें समेशन था, यहाँ पे क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। क्या हमारे पास कोई ऐसा टूल है जो समेशन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है? तो आप कहोगे यस, लॉगरिथम। लेकिन उसके पहले यहाँ पे कुछ सॉल्व किया जाए। जैसे मान लीजिए इस लिमिटिंग वैल्यू को, लिमिट को मान लेते हैं, और कुछ एडजस्टमेंट करना है। दिल कहता है कि इसको 2n लिख दो, लेकिन हम लोग पेशेंस रखें, दिल पे पत्थर रखेंगे, इसको ऐसे ही रखना है, क्योंकि सिमेट्री मेंटेन रहे। इस भाई साहब को हम अंदर ले जाना चाहते हैं, लेकिन nth रूट लगा है, तो n की पावर n की तरह जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, एक n सबको दे देंगे। जैसे ऐसे लिख रहा है, n+2/n, आप भी ऐसे लिख दीजिए, n+3/n, और ये n+n/n होल टू दी पावर 1/n। आप क्या करिए, लॉग ले लीजिए। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये लॉग आ जाएगा उस यहाँ, और ln लग जाएगा, और ये n+2 n+3 तो n+r/n लिख सकते हो। और आप कह सकते हो कि सर ये समेशन r वेरी फ्रॉम 1 to n। तो देखो r/n का एक्सप्रेशन बन गया, इसको लिख सकते हो ना, अच्छा n+r/n। तो एक बार स्टेप और लिख दिया जाए, नहीं तो कोई कहेंगे कि सर बहुत जल्दी में है।
लगता है कोई ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं। आर वेरी फ्रॉम 1 to n। बच्चा ट्रेन नहीं पकड़ा रहा हूँ, आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करिए। तो ये हो गया आपका 0 से 1 इंटीग्रेशन की ln ऑफ 1 + x dx। और ये तो हमें याद रहता है ln x का, ln x का होता है x ln x माइनस x। और ये क्या लिखोगे 0 से 1 फुट करो, तो ये 2 ln 2 -2 माइनस, जब 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा -1, तो ये ln 4 - 1 हो जाएगा। तो ln 4 - ln e लिखेंगे, तो ln ऑफ 4/e होगा। लेकिन एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो ध्यान रखना है कि हम लोग ये ln l की वैल्यू निकाल रहे हैं, ln ऑफ 4/e। तो यहाँ से अपनी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी 4/e के इक्वल। जैसे एक बार जेई 2018 में, अभी रिसेंट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया 2019 में, तो उसको देखिएगा, इसी टाइप का है, आपको लॉग लेना है। लेकिन ये जो हमने टेक्निक लगाया ना, ये दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इतना तो आपको पता चल ही जाएगा क्वेश्चन करने से कि प्रोडक्ट को हम लोग सम में लॉग की हेल्प से कन्वर्ट करके करते हैं। तो इस तरह से हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम के 4-5 क्वेश्चन कराए। मेरी गुजारिश आपसे है कि आप उसको ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें और इन्जॉय करें, ठीक है ना। तो जेई मेन के क्वेश्चंस हो जाएंगे, एडवांस लेवल के और भी प्रैक्टिस करेंगे, समीर बंसल की बुक भी सॉल्व करेंगे। आप कहोगे कब 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 कब, जल्दी ही करेंगे बच्चों। क्लियर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन। और आपसे रिक्वेस्ट है यार, कुछ तो करो, सब्सक्राइब कराओ। अभी तक 4000 सब्सक्राइबर नहीं हुए, हेल्प कर रहे हो ना, दोस्तों से शेयर करो, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कराओ। आप भी बैठे हुए हो, बताओ, इतनी मेहनत करवा रहे हो मुझसे, लग रहा है एग्जाम बेचारा हम ही दे रहे हैं, फिर से सिलेक्शन ले रहे हैं। मुन्ना भाई MBBS की तरह फिर से जा रहे हैं, है ना, मुन्ना भाई IITN की तरह। तो वो काम नहीं करना है ना बच्चों, आपको सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है और ठोको ताली इसी बात पे, लाइक ठोक दो और अपने दोस्तों से शेयर करना। इंजॉय करो, इंजॉय करो, इंजॉय करो बच्चों। मैथमेटिक्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट क्लियर रखेंगे, आप इंजॉय करेंगे, और नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा आपका। हवा में कथा कही, तो ऐसे लेक्चर देख रहे हैं, अब कुछ जादू होगा, जादू 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 नहीं होगा, सब कुछ लॉजिकल है, कोई मैजिकल नहीं है। तो जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले न्यूटन लिबनिट्ज फार्मूला, है ना, लिबनिट्ज, और उसके बाद इनइक्वालिटीज़ वाला पार्ट कराएंगे, फिर रिडक्शन फार्मूला। ये 3 चीज़ें हैं, उसके बाद क्वेश्चंस कराना है। तो जल्दी ही मिलते हैं। हैव ए ग्रेट डे।